हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में 11th क्लास केमिस्ट्री का एक चैप्टर हाइड्रोकार्बन को वन शॉट में आप लोग को समझाने वाले हैं। तो चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आज आप लोग इस चैनल में नए हैं और चैनल में बने रहने चाहते हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे और उसको समय पर उसका आप लाभ उठा सके। तो चलिए आज का इस क्लास में हम क्या बताने वाले हैं आप लोग को। तो 11th क्लास केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है वो आपको कम से कम समय में वन शॉट में आज हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं और जिस चीज को देख करके आप जो काफी लॉन्ग टाइम आपका लग सकता है उसमें कम समय में आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ध्यान दोगे, चैप्टर आपका 9 है और इस चैप्टर का नाम है आपका हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इसका जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस चीज़ को ध्यान देंगे हम लोग। सबसे पहले ध्यान दोगे हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? ए कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नॉन एज हाइड्रोकार्बन। यानी जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन हो उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। A carbon is said to be saturated if it contain only C double bond C यानी सिंगल बॉन्ड। मतलब दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। जितना सारा कार्बन उसमें प्रेजेंट रहेगा सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होना चाहिए, कहीं भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वगैरह नहीं होना चाहिए सभी कार्बन के बीच। तो उसे हम लोग सैचुरेटेड कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है हमारा अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो और ऊपर में सैचुरेटेड का एक एग्जांपल भी दिया गया है आपका मीथेन। ठीक है, अब अनसैचुरेटेड में ध्यान दोगे तो अनसैचुरेटेड में क्या है, सो ध्यान दो। हाइड्रोकार्बन विथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, मतलब एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम एक जगह डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसे हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हो गया इथीन, ब्यूटीन, इथाइन, प्रोपाइन। जैसे कि एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो एक डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बन के बीच में नहीं है। फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में। तो इस प्रकार का हाइड्रोकार्बन को हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी जिसमें सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड उसे सैचुरेटेड, और जिसमें कहीं भी दो कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाए उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दोगे। अब आगे है एरोमेटिक। ठीक है, आगे क्या है तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो बेंजीन या बेंजीन का जो डेरिवेटिव्स होता है उसे हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जैसे कि बेंजीन हो गया, टॉल्यून हो गया। ठीक है, इसके आगे ध्यान दोगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो साइक्लिक कंपाउंड मतलब उसका जो है वो जो स्ट्रक्चर है वो एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, एक साइकिल की तरह होना चाहिए। विच कंसिस्ट ओनली ऑफ कार्बन एटम्स आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसके बाद है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या है? साइक्लिक कंपाउंड्स इन विच द रिंग एटम्स आर ऑफ कार्बन एंड सम अदर एलिमेंट्स। जैसे जिसमें कार्बन के अलावा कुछ अदर एलिमेंट, जैसे नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो उस प्रकार का साइक्लिक वाले कंपाउंड को हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन रहता है उसे हम लोग एलिसाइक्लिक कहते हैं। ठीक है, सिर्फ कार्बन ही रहेगा, दूसरा नहीं। हाइड्रोजन रह सकता है बट कार्बन के अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा। लेकिन एक ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन कार्बन के अलावा भी दूसरा का एलिमेंट हो, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब, तो उसे हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अल्केन में। ठीक है, तो अल्केन का ध्यान दोगे। अल्केन आर दी सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। दे हैव दी जनरल फॉर्मूला। अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, जहां पर n के जहां पर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हम ले सकते हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिलेगा। ध्यान दोगे यहाँ पर ये
मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। यानी एन के जगह पर अगर हम 1 ले लिए तो मीथेन हो गया, एन के जगह पर 2 ले लिए तो इथेन हो गया, 3 ले लिए तो ब्यूटेन प्रोपेन हो गया, 4 ले लिए तो ब्यूटेन हो गया, 5 ले लिए तो पेंटेन हो गया, 6 ले लिए तो हेक्सेन हो गया, 7 ले लिए तो हेप्टेन हो गया, 8 ले लिए तो ऑक्टेन हो गया, 9 में नॉनेन हो गया और 10 में डेकेन हो गया। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, जैसे कि ऊर्ज रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दोगे, इसमें ये जो 2RX जो दिख रहा है ये एक अल्काइल हैलाइड है। R मतलब अल्काइल और X मतलब हैलाइड, कोई भी हैलाइड, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब हो सकता है। इसको हम लोग सोडियम से रिएक्ट करवाएंगे ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो R बॉन्ड R बनेगा और 2NaBr। जैसे अगर यहाँ पर हम CH3Cl लेते, R के जगह पर CH3Cl, तो यहाँ पर CH3 यानी C2H6 बन जाता और यहाँ पर NaCl बन जाता। फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, जैसे कि यहाँ पर X है, यहाँ इस रिएक्शन में जो लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर अगर X है तो यहाँ पर NaX होगा। ठीक है, यहाँ Br नहीं होगा, क्या होगा तो NaX होगा। यहाँ पर जहाँ Br दिख रहा है फिलहाल अभी X होगा। Br कब होता, जब यहाँ पर X के जहाँ पर हम Br लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर CH3Br लेंगे तो यहाँ C2H6, क्योंकि CH3 C2H6 हो जाएगा और यहाँ पर NaBr हो जाएगा। फिर ये डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन मतलब होता है CO2 ऐड होना और डीकार्बोक्सिलेशन मतलब होता है CO2 रिमूव होना। ठीक है, ये है हमारा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको जब हम लोग NaOH से रिएक्ट करवाएंगे तो CaO की उपस्थिति में तो RH यानी अल्केन बनेगा और Na2CO3 रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये है कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस ध्यान दोगे। इसमें क्या होता है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को H2O से रिएक्ट करवाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की उपस्थिति में, तो यहाँ पर भी वही बनता है, R बनता है, 2CO2 रिमूव होता है प्लस में H2O। और एक टॉपिक है, ध्यान दोगे, मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, क्या है मार्कोनिकॉफ रूल, तो ये रूल हमें क्या बताता है, द रूल स्टेट्स दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ द addendum molecule get attached to that carbon atom which possesses a larger number of hydrogen atom। जैसे कि यहीं पर ध्यान दोगे, इसमें कौन ऐड हो रहा है तो HX के जगह पर HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो HX है, इस HX में से एक H, ये जो दो डबल बॉन्ड वाला 2 कार्बन है उसी 2 कार्बन में ऐड होगा, एक इसमें आ जाएगा एक इसमें आ जाएगा, तो इस HX को ही बोला गया है एडेंडम मॉलिक्यूल। ये एडेंडम मॉलिक्यूल। ठीक है, एडेंडम मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाएगा, जिसमें लेजर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो इन दोनों में कार्बन की संख्या कम किस में है, तो इसमें CH में हाइड्रोजन की संख्या, CH में हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है उसमें X, ये नेगेटिव है, X आके ऐड होगा और CH2 में H चला जाएगा, तो यहाँ क्या होता, CH3 CH उसमें बॉन्ड और फिर CH3, ये CH थोड़ा सा ऊपर चला गया है, नीचे रहेगा क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो कार्बन और कार्बन के बीच में है। ठीक है, यानी यहाँ इसका CH में X ऐड हो गया और इस CH2 में एक हाइड्रोजन चला गया तो CH3 हो गया। इसी को हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं। ठीक है, जस्ट उसका उल्टा होता है खरस इफेक्ट या परऑक्साइड इफेक्ट। सेम रिएक्शन अगर किसी परऑक्साइड की उपस्थिति में हो जाए, देखो यहाँ पर परऑक्साइड है, परऑक्साइड की उपस्थिति में हो गया तो सेम उसी तरह जैसे यहाँ पर HX था तो यहाँ पर HBr ले लिए, तो इसका नेगेटिव पार्ट कौन है तो Br है, तो यहाँ पर जैसे नेगेटिव पार्ट किस में जा रहा था, कम हाइड्रोजन वाले में, तो अब नेगेटिव पार्ट ज़्यादा हाइड्रोजन वाले में जाएगा। ठीक है, तो ये Br किस में चला गया, CH2 में जाके ऐड हो गया यहाँ पर, और हाइड्रोजन जो है सो इस कम हाइड्रोजन वाले में जाके ऐड हो गया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं तो खरस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ओजोनोलाइसिस। ठीक है, ओजोनोलाइसिस में क्या होता है कि जब कोई अल्कीन को रिएक्ट करवाते हैं, रिएक्शन ऑफ अल्कीन विथ ओजोन, ओजोन मतलब O3, तो क्या होता है उसका हाइड्रोलाइसिस होता है,
Zn और वाटर के प्रेजेंटिंग में। तो ध्यान दोगे क्या होता है, इस रिएक्शन को याद रखोगे, बहुत ज़्यादा आता है ये रिएक्शन। ये जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ से क्या होता है कि ये यहाँ भी आर है और यहाँ भी आर है, तो इसका दो हिस्सा हो जाता है। आर सी एच से आर सी एच ओ आ जाता है और आर सी एच ओ आ जाता है, मतलब ये अल्डिहाइड ग्रुप है, सी एच ओ अल्डिहाइड ग्रुप है। जैसे यहाँ पर भी देखो, इधर भी आर है, इधर भी आर है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, कीटोन बन जाएगा। मतलब सीधा सा मतलब ये है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा और इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। जैसे सी एच था ना, तो सी एच ओ आ गया, ठीक है, डबल बॉन्ड हट के यहाँ ऑक्सीजन आ गया। अब यहाँ से डबल बॉन्ड हटेगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा, तो क्या आएगा, आर सी ओ आर, ये आर सी ओ आर। ध्यान रहे, ये तो अल्डिहाइड है बट ये कीटोन है। क्यों कीटोन है, क्योंकि ये जो सी ओ जो दिख रहा है ना, सी डबल बॉन्ड ओ ऊपर में है, सी डबल बॉन्ड ओ है, तो इधर भी आर इधर भी आर, तो ये कीटोन है, ये भी कीटोन है, ठीक है। यानी ये है मेरा ओजोनोलाइसिस वाला रिएक्शन। ध्यान दोगे, इसमें कुछ क्वेश्चंस है, इस सब क्वेश्चंस को एक बार ध्यान दोगे, सभी का आंसर एक करके बताया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए कार्बन विथ sp हाइब्रिडाइजेशन, मतलब इस चारों एग्जाम्पल में किसके पास sp हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। इसके बाद है 3 मिथाइल पेंटेन नाइट्रिल इज, तो इसमें एग्जाम्पल में कौन है उसको आपको बताना है, ठीक है। आगे ध्यान दोगे, एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल कौन है। तो यहाँ पर पहले इसको हम बता दें कि आखिर इलेक्ट्रोफाइल हम लोग किसको बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी रखता है उसे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो ध्यान दोगे, यहाँ पर एक साथ दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो ध्यान दो, एक साथ समझाते हैं दोनों को। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंट हो, मतलब इलेक्ट्रॉन उसको और चाहिए, जिसको कहीं बाहर से उसको इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही, मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल मतलब नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही का मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है। यानी ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मतलब सीधा सा कहने का मतलब है, जिसके पास डिफिशियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान दोगे, जो यहाँ पर आपका ये NO2+ है, जो NO2+ है उसमें नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंट है, उसे और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर कौन है इलेक्ट्रोफाइल, कौन है, तो बी नंबर है NO2, ठीक है। इसके बाद सेकेंड में जो न्यूक्लियोफाइल के बारे में जो बोला गया है, तो यहाँ पर मेरा न्यूक्लियोफाइल कौन है, ध्यान दोगे। क्वेश्चन है, ध्यान दोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। यानी इसमें से न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन है वो आपको बताना है। यानी यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 4 है, एन एग्जाम्पल ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल में भी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। 5 नंबर जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसमें हमारा आ जाएगा बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, HBr जो है यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट कर रहा है, इसलिए HBr का जो यहाँ पर एडिशन हो रहा है बी में, ये न्यूक्लियोफाइल है। मतलब 4 का भी आंसर बी होगा और 5 का आंसर भी हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, तो इसमें से एक क्वेश्चन है, स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, CR होना चाहिए था, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, एंड डी में है डिफ्यूजन। तो इसमें डी जो है ना, ये डी हमारा मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन नहीं है, क्योंकि बाकी के द्वारा यहाँ पर प्यूरिफिकेशन किया जाता है। यानी इसका 7 का आंसर क्या हो जाएगा,
तो 7 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, डिफ्यूजन। यानी डिफ्यूजन जो है सो मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, लेस परीक्षण में प्राचीन ब्लू रंग बनाने का कारण कौन है। तो इसमें ए नंबर नहीं होगा, इसका बी नंबर हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका, 8 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अस्टेबल। तो इसमें जो जो 3 डिग्री वाला जो टर्शियरी जो है, यानी बी नंबर 9 का जो बी नंबर है वो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान दोगे, यानी 9 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 का आंसर बी होगा, 8 का आंसर भी बी होगा, और 7 जो इससे पहले जो बताए थे उसका डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर ध्यान दोगे, डी नंबर यानी डिफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं 10 नंबर में। 10 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऊर्ज रिएक्शन। तो अभी जस्ट हम ऊर्ज रिएक्शन इससे पहले बताए थे। तो ए में ध्यान दोगे, आर एक्स, यहाँ ध्यान दोगे, आर एक्स जो है सो सोडियम से रिएक्ट कर रहा है, फिर दूसरे आर एक्स से ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो आर आर बन रहा है 2Na(X), यानी ये मेरा ऊर्ज रिएक्शन है। ठीक है, बी में थोड़ा सा मिस्टेक है, 2CH3Cl प्लस 2Na तक ही अगर रहता, ये प्लस में आर एक्स फिर से जो दिया हुआ ये मिसिंग है, ये नहीं होना चाहिए था, और फिर ड्राई ईथर था, उसके बाद CH3 ऐड होकर 2NaCl, तो ये भी मेरा ऊर्ज रिएक्शन होता। शायद यहाँ पर जो एक्स आर जो है ये मिसिंग, ये एक्स्ट्रा आ गया है, नहीं होना चाहिए था यहाँ। अगर ये नहीं होता यहाँ पर, ये जो आर, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये एक्स आर अगर यहाँ नहीं होता ना, तो ये भी हमारा ऊर्ज रिएक्शन ही होता। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो सकता है। सी में, सी भी हमारा ऊर्ज रिएक्शन ही है, CH3CH2Cl ड्राई ईथर की उपस्थिति में Na+ किया जा रहा है, तो ये भी मेरा ऊर्ज रिएक्शन है। यानी अगर सेकेंड में थोड़ा सा मिस्टेक नहीं होता तो इसमें सभी इसका क्या है, तो ऊर्ज रिएक्शन होता। अब यहाँ पर ध्यान दोगे, पहला क्वेश्चन जो आप लोग को बताया गया अभी कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द कार्बन विथ sp हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले जिस कार्बन में चारों तरफ से बॉन्ड रहता है, जिस कार्बन में चारों तरफ बॉन्ड हो, वो क्या होता है, तो वो हमारा sp3 होता है। ठीक है, जिस कार्बन में दो तरफ सिंगल बॉन्ड और एक तरफ डबल बॉन्ड रहेगा वो मेरा sp2 होता है। और जिसमें एक तरफ सिंगल बॉन्ड और एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड हो, या दोनों तरफ से डबल बॉन्ड हो, तो ये दोनों हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है। तो यहाँ पर पूछा गया है, 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में पूछा गया है कि sp किस में होगा। तो ध्यान दोगे, हम चारों ऑप्शन आपको दिखाते हैं। एक है ए में CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, बी में है C6H6, सी में है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसके बाद डी में है CH3 में 2, ठीक है, CO। ये सारा चीजें, चारों ऑप्शन है हमारा, यहाँ पर ध्यान दोगे, चार ऑप्शन है। इसमें से पूछा गया है sp हाइब्रिडाइजेशन किस में होगा। तो sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये स्ट्रक्चर होना जरूरी है। अगर इसमें कहीं अगर दिख जाए तो उसमें उस कार्बन में क्या होगा, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, तो ध्यान दोगे। सबसे पहला चीज, अगर इसमें देखा जाए तो ये जो कार्बन यहां दिख रहा है, ये जो कार्बन दिख रहा है यहाँ पर, इसमें sp हो सकता है। इसमें C के दो तरफ यहाँ बॉन्ड बन रहा है, तो इसमें हमारा sp हो सकता है। इसमें तो sp होगा नहीं, क्योंकि अगर इसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर देते हो कि कंप्लीटली स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ किया जाए तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो और एक तरफ इधर भी बॉन्ड बन जाता है यहाँ,
इधर भी बॉन्ड बनता है, इधर इधर भी बॉन्ड बन जाता है, इधर भी बॉन्ड बन जाता है, इधर भी बन जाता है। तो इसमें हमारा कार्बन में, सभी कार्बन में तीन तरफ बॉन्ड बन रहा है, मतलब इसमें sp2 होगा, सभी में sp2 होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, अगर इसमें देखा जाए यहाँ पर, यहाँ C में, तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। यह स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये किसका है, तो C नंबर का है। तो इस कार्बन में, तो इस कार्बन में sp3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें sp2 हो जाएगा, इसमें भी sp2 हो जाएगा, sp तो नहीं होगा। अब अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये है। ठीक है, तो इसमें तीन चारों तरफ से बॉन्ड बनेगा, इसमें sp3 होगा, इसमें sp2 होगा, इसमें sp3 होगा, यानी ये होगा आंसर। यानी फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो सबसे पहला चीज कि अगर दो एटम्स के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है, दो एटम्स के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो वहां पर सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है तो एक सिग्मा और एक पाई होगा। ठीक है, अगर दो एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है तो एक सिग्मा दो पाई होगा। ठीक है, ध्यान रखोगे, सिंगल रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा होगा, डबल रहेगा तो एक सिग्मा एक पाई होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा और दो पाई होगा। क्लियर। तो अब हमसे जो पूछा गया है कि चार ऑप्शन दिया गया है हमें, इस चारों ऑप्शन में किसके पास सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे। तो ध्यान दोगे, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहला एग्जाम्पल है सेकेंड का C6H6। तो सबसे पहले इसका हमें स्ट्रक्चर चाहिए, तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। इसका यह स्ट्रक्चर हो गया। अब ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसा हो गया। ठीक है, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड तो खैर होगा ही, पाई बॉन्ड कितना होगा, तो जहां पर डबल है वहीं पर पाई बनेगा ना। एक पाई बॉन्ड यहां है, एक पाई बॉन्ड यहां है, एक पाई बॉन्ड यहां है। ठीक है, बाकी सब में सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3, मतलब 1 2 3 4 5 6, और बाकी 1 2 3 4 5 6, मतलब 12 सिग्मा बॉन्ड है इसमें। इसमें सिग्मा बॉन्ड 12 है, बट पाई हमारा सिर्फ 3 ही है। दूसरा एग्जांपल दिया गया है इसमें बी। बी नंबर क्या है इसका, तो बी नंबर है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं पाई बॉन्ड कितना है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे कंप्लीट, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होगा। तो इसमें भी डबल बॉन्ड दो ही जगह है, तो एक पाई यहां होगा, एक पाई यहां होगा। ठीक है, अब इसके बाद सी नंबर में देखते हैं। तो सी नंबर में दिया गया है CH3NO2, CH3NO2। तो CH3NO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ऐसा स्ट्रक्चर होगा। तो इसमें पाई बॉन्ड कितना है, तो पाई बॉन्ड इसमें एक ही है, एक ही जगह डबल बॉन्ड है, तो एक ही पाई बॉन्ड होगा। इसके बाद डी नंबर है, डी नंबर में दिया हुआ है HCONHCH3। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो ध्यान दोगे। इसका स्ट्रक्चर होगा, ध्यान दोगे, ये। तो अब हमारा यहां आ जाता है इसमें, तो पाई बॉन्ड, इसमें पाई बॉन्ड कितना होगा, तो इसमें पाई बॉन्ड एक ही होगा, एक ही जगह डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ध्यान दोगे, इसमें 3 पाई बॉन्ड, इसमें 2 पाई बॉन्ड, इसमें 1 पाई बॉन्ड, इसमें 1 पाई बॉन्ड। तो हमसे पूछा गया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स किस में है, तो ए नंबर में, बेंजीन में। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बेंजीन हो जाएगा।
तो ये था हमारा आज का इस क्लास में एक छोटा सा वीडियो में 12th क्लास का कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन जो कि हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड था। तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो, इसके लिए एक लाइक कर दें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। अब अगले क्लास में हम अगले टॉपिक के साथ फिर से प्रेजेंट होंगे।